हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी सीरीज HTML में। लास्ट जो हमारा सेगमेंट था उस सेगमेंट में हमने फॉर्म एट्रीब्यूट्स के बारे में सीखा था कि कैसे अलग अलग फॉर्म एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि एक्शन, मेथड, टारगेट, नो वैलिडेट एंड ENC टाइप। इन सब की मदद से हम फॉर्म को कैसे एज पर रिक्वायरमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं और कैसे फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं आशा रखता हूँ कि आपने जो सीखा था लास्ट सेगमेंट में वो आपने ट्राई किया होगा, खुद प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा। अगर आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में कोई भी डिफ़िकल्टी आई है तो आप उसे हमें forum.learn1.com पर बता सकते हैं। हम आपकी इश्यूज़ को फिक्स करके जल्द से जल्द आपको रिवर्ट करने की ट्राई करेंगे। सो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, फॉर्म एट्रीब्यूट। आज का जो हमारा सेशन है वो है HTML इनपुट एट्रीब्यूट्स। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉर्म एट्रीब्यूट्स एंड इनपुट एट्रीब्यूट्स। आज की हमारे सेगमेंट में हम इनपुट के जो अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं उनके बारे में सीखेंगे। सो पहला जो हमारा इनपुट एट्रीब्यूट है वो है नेम, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है नेम। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं ये सारे एट्रीब्यूट्स को अंडरस्टैंड करने का विथ एग्जांपल्स। सो ये है हमारा एक फॉर्म का एग्जांपल जिसमें हम यूजुअली फॉर्म बनाते हैं। सो सबसे पहले हम बनाएंगे फॉर्म में हम डिफ़ॉल्ट हमारी एक्शन एंड मेथड जो एट्रीब्यूट्स है वो हम इनेबल कर देंगे। और फॉर्म में हम सबसे पहला जो इनपुट एलिमेंट लेंगे, इनपुट टाइप है हमारा, लेट्स से हम टेक्स्ट लेते हैं। सो सबसे पहला जो हमारा इनपुट एट्रीब्यूट आ रहा है वो है नेम, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है नेम। हम पिछले 2 सेशंस में हमने इनपुट टाइप के बारे में प्रॉपरली डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ली है कि कौन से टाइप्स अवेलेबल है। HTML4 के टाइप्स, HTML5 के टाइप्स हमने सीखे थे। तो हम टाइप इसमें कवर नहीं कर रहे क्योंकि वो एट्रीब्यूट हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज हम जो ये एट्रीब्यूट देखने वाले हैं वो है नेम। अब नेम किस काम आता है एट्रीब्यूट? सो जब हम डेटा को सर्वर के ऊपर पोस्ट कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, तो उस केस में सर्वर के साइड जो डेटा है वो हैंडल करने के लिए हमें नेम एट्रीब्यूट की ज़रूरत पड़ती है। सो जैसे कि हमने लास्ट सेगमेंट में हमने एक फॉर्म को सबमिट किया था। सो फॉर्म में एक्शन में हम आते हैं, उसका नाम दिया था सबमिट form.html और उसकी मेथड रखी थी हमने पोस्ट, बदले करंटली हम गेट रखते हैं। सो यहाँ पे आएगा टाइप टेक्स्ट और यहाँ पे आएगा, लेट्स से हम लोग फर्स्ट नेम अगर ले रहे हैं, लेबल लेते हैं फर्स्ट नेम। सो और हमें एक बटन भी चाहिए होगा। सो इनपुट टाइप इक्वल्स सबमिट, वैल्यू इक्वल टू सबमिट, सेव, रीलोड द पेज। और हमें यहाँ पे फॉर्म मिल रहा है जिसमें है फर्स्ट नेम और एक सबमिट बटन। सो यहाँ पे जब हम इस फॉर्म के अंदर नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम देते हैं, यहाँ पे आप मेक श्योर करें F स्मॉल है और फिर फर्स्ट लिखा है एंड देन बीच में N कैपिटल लिखा है। एक फिक्स नॉमेनक्लेचर हमने यहाँ पे फॉलो किया है कि कैसे हम नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम को आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्ट नेम इस वे में लिखा हुआ है। सो जब मैं फॉर्म में जाता हूँ फर्स्ट नेम के अंदर लेट्स से मैं ABCD लिख के सबमिट करता हूँ तो मेरा फॉर्म सक्सेसफुली हमारे पेज पर सबमिट होता है। दूसरा जो हमारा वेब पेज है जहाँ पे हमने दिस इज द सबमिटेड फॉर्म ऐसा लिखवाया हुआ था, तो वहाँ पर मेरा पेज सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। साथ में मेरे जो URL है उसके अंदर यहाँ तक का पोर्शन मेरा पेज का, वेब पेज का है, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद का जो सेगमेंट है वो हमें डिफाइन करता है कि मेरे किस एट्रीब्यूट में कौन सी वैल्यू है। मेरा जो इनपुट कंट्रोल है उसका नाम है फर्स्ट नेम। सो यहाँ आता है मेरा फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम को इक्वल्स के बाद जो हमने वैल्यू दी है वो यहाँ पे शो होती है। सो जो नेम हमारा एट्रीब्यूट है वो हमने जो भी नेम हमारे फॉर्म में दिया होगा, सबमिट होने के बाद वाले पेज पर सेम नेम वहां पर फॉलो होता है। सो अगर मैं यहाँ फर्स्ट नेम की जगह पर कुछ भी और XYZ लिख दूंगा तो वो यहाँ पर एज ए XYZ शो होने लगेगा। सो यहाँ पे बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हमने प्रॉपर नोमेनक्लेचर फॉलो किया है तभी हम जब सर्वर पे जो हम डेटा पोस्ट कर रहे हैं वहां पे हम प्रॉपरली उसे रिसीव भी कर पाएंगे। और वो एक
आइडेंटिफाइबल वे में होगा। अगर मैं फर्स्ट नेम को कुछ भी लिख के अगर सबमिट करता हूँ तो जो भी सर्वर साइड जो भी बैठा है उसे शायद पता ना चले कि ये क्या है। तो उस केस में अगर हम प्रॉपर नॉमेनक्लेचर फॉलो करते हैं तो वो सामने सर्वर साइड भी यूजफुल रहता है। सो हमारा जो एट्रीब्यूट है नेम एट्रीब्यूट, सो नेम एट्रीब्यूट डिफाइन करता है कि जो भी नेम हमने फॉर्म में सबमिट हमारे रिक्वायरमेंट गैदरिंग फॉर्म में यूजर से जो हम रिक्वायरमेंट ले रहे हैं वहां पे दिया है वो सेम नेम हमारे सर्वर साइड भी पास होने वाला है। तो ये है हमारा नेम एट्रीब्यूट। फिर आता है हमारा वैल्यू एट्रीब्यूट। वैल्यू एट्रीब्यूट हमें डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए होता है। लेट्स से मैं इनपुट टाइप में अगर मैं नेम के बाद वैल्यू देता हूं और वैल्यू में दिस इज माय फर्स्ट नेम ऐसा लिखता हूं तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो डिफॉल्ट हमें आ जाती है। मतलब इसे आप निकाल कर फिर से अपनी जो रिक्वायर्ड नेम है वो तो आप दे ही सकते हैं, लेकिन जो भी हमने इनपुट टाइप में ऐसे वैल्यू पास किया होता है वो हमें इनपुट टाइप में वैल्यू मिल जाता है। जैसे मैंने करंटली दिस इज माय फर्स्ट नेम लिखा है तो मुझे एक डिफॉल्ट वैल्यू मेरे इनपुट टाइप की मिल जाती है। सेम वे हमने इनपुट टाइप सबमिट को भी वैल्यू दी है सबमिट, तो वो जो सबमिट लिखा हुआ है वो यहाँ ऊपर लिखा हुआ आता है। अगर मैं इसे चेंज करके क्लिक मी लिख देता हूँ सो सेव करने पर इसका नाम बदलकर क्लिक मी हो जाता है। मतलब जरूरी नहीं कि आप सबमिट को सबमिट नाम ही दो, आप जो भी आपको मनचाहा नाम है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, बट मेक श्योर जो भी आप नेम पास कर रहे हो वो यूजर फ्रेंडली नाम हो। नेक्स्ट है हमारा रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। रिक्वायर्ड एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो इनपुट फील्ड है वो जब नल हो मतलब एम्प्टी हो तो मेरा फॉर्म सबमिट ना हो सके, तो उस केस में मैं इनपुट फील्ड को रिक्वायर्ड कर दूंगा। मैं ये वैल्यू करंटली निकाल रहा हूँ और मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट डाल रहा हूँ। ओके, रिक्वायर्ड सेव एंड रीलोड। सो जब करंटली मेरा ये जो टेक्स्ट फील्ड है वो रिक्वायर्ड है, तो जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो फॉर्म है वो मुझे एक मैसेज देगा प्लीज फिल इन दिस फील्ड। सो जब तक आप रिक्वायर्ड वाला इनपुट फील्ड फिल नहीं करते हो तब तक आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं हो पाता है। सो ये हमारे यूजर को रिस्ट्रिक्ट भी करता है कि आपको कंपलसरी सो एंड सो फॉर्म्स तो फिल करने ही होंगे। तो एक रिक्वायर्ड इस लिए यूज होता है जब हमें कंपलसरी या मैंडेटरीली हमारे यूजर से वैल्यू या डेटा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो है हमारा रिक्वायर्ड। फिर है ऑटो फोकस। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑटो फोकस एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर दो टेक्स्ट फील्ड बनाऊंगा। इसमें पहला है मेरा फर्स्ट नेम, दूसरा है लास्ट नेम, सेव एंड रीलोड। तो जब मैंने रीलोड किया तब मेरे जो दोनों टेक्स्ट फील्ड है उनमें से किसी भी टेक्स्ट फील्ड के ऊपर फोकस नहीं है। फोकस मतलब जब मैं यहाँ क्लिक करता हूं तो मेरा कर्सर मेरे टेक्स्ट फील्ड के अंदर आता है। तो करंटली मेरे स्क्रीन पर मेरा फोकस फर्स्ट नेम पर है। अगर मैं लास्ट नेम पर क्लिक करता हूं तो करंटली मेरा कर्सर लास्ट नेम के टेक्स्ट फील्ड पर है, विच मीन्स मेरा जो फोकस है वो लास्ट नेम पर है। सो यहाँ पर हम एक क्लिक करते हैं तब जाके हम फर्स्ट नेम के टेक्स्ट फील्ड पे या तो लास्ट नेम के टेक्स्ट फील्ड पे एंटर हो पाते हैं। ऑटोमेटिकली अगर हमें किसी टेक्स्ट फील्ड के ऊपर रिडायरेक्ट करना है तो उस केस में हम ऑटो फोकस यूज करते हैं। सो लेट्स से जब मेरा पेज लोड हो मेरे ब्राउजर में तब मुझे कंपलसरी फर्स्ट नेम वाले इनपुट फील्ड पर ही फोकस होना चाहिए, तो उस केस में मैं यहाँ ऑटो फोकस वाला एट्रीब्यूट यूज करूंगा। कंटिन्यू। सो जैसे ही मैंने पेज को रीलोड किया, मैंने कहीं भी क्लिक नहीं किया है, स्टिल मेरा जो कर्सर है वो फर्स्ट नेम वाले टेक्स्ट फील्ड में आ जाता है। ये हमारे ऑटो फोकस की फंक्शनैलिटी है। मतलब ये हमारा एक क्लिक डिक्रीज कर रहा है, मुझे क्लिक करके नहीं जाना पड़ रहा, डिफॉल्ट फर्स्ट नेम वाले टेक्स्ट फील्ड पर ही मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है। तो ये है हमारा ऑटो फोकस। नेक्स्ट है प्लेस होल्डर। करंटली हमने हमारा जो वेब पेज है उसमें फर्स्ट नेम डिफाइन करने के लिए फर्स्ट नेम का लेबल दिया है, फिर लास्ट नेम डिफाइन करने के लिए लास्ट नेम का लेबल दिया है। मैं एक और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, लेट्स से कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर टाइप इक्वल्स नंबर
कॉन्टैक्ट नंबर और सेव। सो यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ जाता है और मेरा ऑटो फोकस अभी फर्स्ट नेम पर है। सो अगर मैं कॉन्टैक्ट नंबर पे जाता हूँ और कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, सो करंटली ये मेरी वैल्यूज़ ले रहा है। मैं इससे नंबर चेंज करके TEL टेलीफोन कर देता हूँ। टेलीफोन करने से मेरे जो ड्रॉप डाउन्स थे नंबर्स के, जो अप डाउन नंबर थे वो निकल गए। सो करंटली मैं यहाँ पर कुछ भी एंटर करूँ मुझे एंटर करने दे रहा है। जैसा कि हमने लास्ट सेगमेंट में देखा था कि जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो एक फिक्स पैटर्न में होना चाहिए। सो वो पैटर्न हमने जो देखी थी वो थी 0 to 9 देन 3 times, मतलब रिपीट द फर्स्ट नंबर 3 times, देन again accept numbers between 0 to 9, how many times? 3 times, then hyphen, then again accept numbers between 0 to 9 and repeat this to 4 times. Save, reload. जब यहाँ पर जाके कोई नंबर एंटर करूंगा सो ये एक्सेप्ट तो करेगा, लेकिन सबमिट करने पर वो मुझे एरर देगा। मैं ये रिक्वायर्ड निकाल रहा हूँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से, रीलोड। और जब मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर ऐड कर रहा हूँ और क्लिक कर रहा हूँ तब मुझे मैसेज आ रहा है प्लीज मैच दी फॉर्मेट। सो कंपल्सरीली मुझे इस फॉर्मेट में नंबर ऐड करना होगा। सो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऐड करता हूँ 1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 0 और क्लिक करूंगा तो मेरा डेटा सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है और हमें कॉन्टैक्ट नंबर में ये हमें कॉन्टैक्ट नंबर मिल रहा है। बट यूजर को ये कैसे पता चलेगा कि मुझे जो डेटा एंटर करना है उसमें कंपलसरी बीच में 2 हाइफन ऐड होने चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें यूजर को बताना भी है कि आपको एक फिक्स पैटर्न में ही नंबर एंटर करना है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम प्लेस होल्डर नाम का एक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। प्लेस होल्डर से हम यूजर को इन्फॉर्म दे सकते हैं कि आपको इस फॉर्मेट में डेटा ऐड करना है। सो इट शुड बी लाइक फॉर्मेट कॉल। ये प्लेस होल्डर में आपको जो यूजफुल लगे उस वे में आप डेटा पास कर सकते हैं। करंटली में फॉर्मेट 1 2 3 -1 2 3 -1 2 3 4 ये पास कर रहा हूँ। सेव करने पर रीलोड करने पे हमें ये दिख रहा है फॉर्मेट 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 मीन्स ये यूजर को एक इंफॉर्मेशन हुई कि आपको जो डेटा सबमिट करना है, जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको फिल आउट करना है वो इस वे में होना चाहिए। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा फॉर्मेट करंटली दिखेगा, प्लेस होल्डर दिखेगा जब तक मैं कोई नंबर ऐड करना स्टार्ट नहीं करता हूँ। सो ये रिमूव करने पे अगेन मुझे मेरा प्लेस होल्डर दिखाई देगा। सो प्लेस होल्डर बहुत ही यूजफुल फंक्शनलिटी है इनपुट टाइप की। प्लेस होल्डर से हम यूजर को बता सकते हैं कि आपको इस टेक्स्ट फील्ड में कौन सा डेटा ऐड करना है। अगेन प्लेस होल्डर से ही हम यूजर को बता सकते हैं कि कौन सा डेटा ऐड करना है। आप प्लेस होल्डर के मल्टीपल वे में यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट नेम लिख देता हूँ प्लेस होल्डर में तो मैं यूजर को बताता हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट नेम ऐड करना है। यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर लेबल से दिखाया है, लेकिन मैंने प्लेस होल्डर से एक फॉर्मेट स्पेसिफाई किया है कि आपको डेटा इसी फॉर्मेट में सबमिट करना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिसेबल। डिसेबल भी बहुत यूजफुल है। अगर मुझे किसी एक टेक्स्ट फील्ड को डिसेबल कर देना है, मैं चाहता हूं कि यूजर वो वहां पर डेटा ना एंटर कर सके, तो उस केस में हम डिसेबल यूज करते हैं। सेव, रीलोड। जैसे ही मैंने डिसेबल एट्रीब्यूट यूज किया, मेरा जो टेक्स्ट बिल है फर्स्ट नेम का वो अब मैं एडिट नहीं कर पा रहा हूं और इसका कलर भी चेंज करके थोड़ा सा ग्रे आउट सा हो गया है। सो ये है डिसेबल एट्रीब्यूट का यूज कि जब मुझे यूजर को टेक्स्ट फील्ड दिखाना तो है लेकिन मुझे उससे कोई भी डेटा एंटर नहीं करवाना है, तो उस केस में हम टेक्स्ट फील्ड को डिसेबल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिसेबल करने के बाद फर्स्ट नेम डिसेबल है, लास्ट नेम अभी भी इनेबल है, तो मैं लास्ट नेम और कॉन्टैक्ट नंबर में डेटा ऐड कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरा डिसेबल फील्ड है उसमें मैं डेटा ऐड नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट है हमारा साइज। जब हमें साइज फिक्स करनी होती है किसी भी टेक्स्ट फील्ड की, तो हम साइज एट्रीब्यूट देते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे दे रहा हूँ साइज और फिर मैं लास्ट नेम को सिर्फ लेट्स से मैं 8 कैरेक्टर देता हूँ। तो यहाँ पर साइज जब मैंने 8
डिफाइन करी है, तो और मैंने रीलोड किया तो मेरा जो लास्ट नेम का जो टेक्स्ट फील्ड है वो 8 साइज में आ जाता है। मतलब उसकी जो पिक्सल साइज है, मेरी जो विड्थ है वो ही साइज में आती है। साइज का ये मीनिंग नहीं है कि मैं सिर्फ 8 कैरेक्टर्स ऐड कर सकता हूँ, मैं इसमें जितने चाहे उतने कैरेक्टर्स ऐड कर सकता हूँ। साइज जो टेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो हमारा ये जो फील्ड की विड्थ है उसे कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हमारा है इनपुट एट्रीब्यूट फॉर्म। लेट्स से करंटली हमने यहाँ कोड में एक फॉर्म डिफाइन किया है, फॉर्म, और फिर उसे हमने यहाँ तक लिखा है। फॉर्म को हमने कोई नेम नहीं दिया है करंट। तो अगर मुझे इस फॉर्म को एक आईडी देना हो तो मैं इस तरीके से एक आईडी दे सकता हूँ। आईडी के बारे में हम आगे भी सीखने वाले हैं अभी। तो लेट्स से मैं आईडी देता हूँ फॉर्म कंट्रोल, ये मेरा आईडी है, करंटली मैंने फॉर्म को दिया है सेव। सो लेट्स से इस फॉर्म के बीच में जितने भी मेरे जो इनपुट एलिमेंट्स है वो सब बिलोंग करते हैं इस फॉर्म के अंदर। तो जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तब मेरे फॉर्म के अंदर जितने भी इनपुट एलिमेंट्स होंगे, करंटली फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर मेरे इनपुट्स है, वो मेरे सबमिट हो जाएंगे फॉर्म डेटा के साथ में। बट लेट्स से मैं एक कंट्रोल डिफाइन करना चाहता हूँ, एक इनपुट एलिमेंट डिफाइन करना चाहता हूँ फॉर्म के बाहर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो जो मेरा इनपुट हो वो भी इस फॉर्म का ही एक पार्ट हो। तो उस केस में हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं यहाँ से इतना पोर्शन कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईमेल। मतलब ईमेल करंटली मैंने मेरे फॉर्म के बाहर डिफाइन किया है, टाइप इक्वल्स ईमेल, नेम इक्वल्स ईमेल। ओके, सो इसे हम सेव करते हैं, रन करते हैं। मेरा ईमेल मेरे सबमिट बटन के नीचे आ रहा है, मीन्स वो मेरे फॉर्म के बाहर है। ओके, सो जब मैं क्लिक करता हूँ तब मेरा डेटा सबमिट तो हो रहा है, बट करंटली आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट नेम और कॉन्टैक्ट नंबर 2 चीज आई है। सो लेट्स रिमूव दिस फर्स्ट नेम और दिस साइज, सेव, कंटिन्यू। और जब मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम में कुछ भी लिखूंगा, लेट्स से ABCD देन XYZ फॉर्मेट, ये फॉर्मेट, क्लिक। जब मैंने इसे सबमिट किया डेटा को तब मुझे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कॉन्टैक्ट नंबर, ये 3 चीजें मुझे मिल रही है, लेकिन मुझे ईमेल नहीं मिल रहा है। आई एम टाइपिंग दिस abcd@mail.com, सबमिट। तो अब मुझे स्टिल मुझे ईमेल नहीं मिल रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल रहा है। दिस इज बिकॉज ये जो ईमेल है वो हमारे फॉर्म का पार्ट नहीं है। कोड में देखिए तो फॉर्म यहाँ स्टार्ट होता है, फॉर्म यहाँ खत्म होता है, और ये जो ईमेल पोर्शन है वो हमारे फॉर्म के बाहर डिफाइन किया है। सो अगर मुझे इस ईमेल को इस फॉर्म का पार्ट बनाना हो तो उस केस में मैं यहाँ पर फॉर्म एट्रीब्यूट के अंदर जो आईडी हमने फॉर्म को दिया था वो आईडी पास करूंगा, सेव करूंगा और रन करते हैं। ओके, रीलोड एंड देन ABCD XYZ नंबर, सेव। सो अभी हमने देखा कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल वो भी हमें मिल रहा है। सो इस वे में मतलब फॉर्म एट्रीब्यूट को एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने से, मतलब हमने अगर हमारा जो फॉर्म एट्रीब्यूट है उसे हम बाहर भी अगर कोई ऐसा इनपुट फील्ड है जिसे हम हमारे फॉर्म में ऐड करना चाहते हैं तो हम यूजिंग दिस फॉर्म एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं। इसकी मदद से जैसे ही हमने ये सबमिट बटन पे क्लिक किया, जो कि हमारे फॉर्म में एक ही सबमिट बटन है, उस बटन पे क्लिक करने पर भी फॉर्म के बाहर जो फील्ड्स रखे हैं, जो फॉर्म के पार्ट हमने डिफाइन किए हैं, वो हम सबमिट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे इनपुट के एट्रीब्यूट्स, नेम, वैल्यू, रिक्वायर्ड, ऑटो फोकस, प्लेस होल्डर, डिसेबल, साइज एंड फॉर्म। ये हमने आज देखे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम HTML के हेड के बारे में सीखेंगे। मतलब कोड में देखें तो यहाँ पे जो हेड है उसमें करंटली सिर्फ टाइटल ही है, टाइटल के अलावा भी बहुत सारे और हमारे एलिमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं। तो उसके हेड के अंदर और कौन से एलिमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं वो हम HTML हेड मतलब हमारे नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे। सो गाइज, आज के हमारे सेगमेंट में जो हमने देखा अलग अलग इनपुट टाइप के एट्रीब्यूट्स के बारे में, सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि आप इसे खुद से ट्राई करो, इसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करें, और आपको अगर
प्रैक्टिकल परफॉर्म करने पे वो सक्सेसफुली रन होता है, इट्स रियली गुड। अगर आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में कोई भी एरर या इश्यूज आते हैं तो आप उसे हमें forum.learn1.com पर बता सकते हैं। हम आपके इश्यूज रिजॉल्व करके जल्द से जल्द आपको रिवर्ट करने की ट्राई करेंगे। थैंक यू गाइस।